दोस्तों स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल क्लासेस कैंपस में। और मैं नीरज शर्मा, जैसा कि आपको पता है बायोलॉजी के बारे में आपको बता रहा हूँ। पिछले पार्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। आज का जो हमारा नया पार्ट है, यानी कि आज का जो हमारे इस पार्ट में नया टॉपिक है, उसका नाम है कॉस्मोलॉजी एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। कॉस्मोलॉजी क्या होता है, यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड का पूरा अध्ययन है उसको जिस टर्म से हम दर्शाते हैं उसे बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्योंकि अगर हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ जानना है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में अगर हमें जानना है, तो सबसे पहले हमको ब्रह्मांड का अध्ययन का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यानी कि ब्रह्मांड कैसे बना है, कैसे पृथ्वी बनी, कैसे बृहस्पति ग्रह बना, कैसे मंगल ग्रह बना, कैसे मून बना। तो इन सब चीजों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन केवल हमारा पृथ्वी पर ही है, संभव है। रिसर्च चल रही है अलग अलग जगह पे भी, लेकिन करंट में हमारा पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है ठीक तरीके से, जहां पर छोटे बड़े हर तरह के निर्जीव, सजीव और छोटे छोटे माइक्रोब्स ये सब पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्मोलॉजी, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन। ये किसने दिया था सबसे पहली बार? सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मेयर। मेयर साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो हमारी फायरबॉल होती है, यानी कि आग का गोला, एक आग का गोला था और इसके टूटने से डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पिंड बने, जिनको अलग अलग नाम दिए गए, क्योंकि उनका अलग अलग इन्वायरमेंट टाइम टू टाइम चेंज होता चला गया, जिसके कारण वो अपनी अलग अलग स्थिति में पहुंच गए। तो उनमें से एक प्लैनेट जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, यानी कि पृथ्वी हमारा ग्रह है, उसके ऊपर अलग ग्रह है, उससे ऊपर अलग ग्रह है, और ऐसी पृथ्वी के नीचे भी अलग अलग ग्रह हैं। ये सब अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं और घूमते हैं, चक्रण करते हैं, हर एक मूवमेंट करता है ग्रह। ठीक है जी। उसमें एक हमारा होता है अर्थ। तो गैलेक्सीज के बनने से ही हमारा प्लेनेट बना पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हमारा जीवन चलता है। वो क्या होता है अर्थ में? ये गोला होता है हमारा अर्थ का, जिसका 70% पार्ट वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है जी। और बाकी जो 30% है उसी में लाइफ के अदर थिंग्स आती हैं। क्योंकि 70% भाग पृथ्वी का पानी से घिरा हुआ है, तो पानी में भी अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। तो जानने वाली चीज क्या है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि इस पृथ्वी पर जीवन कैसे बना, कैसे इस पर जीवन की शुरुआत हुई। जीवन को स्टार्ट करने से मतलब, जीवन का मतलब है कि किसी बॉडी का बनना, यानी कि किसी एक संरचना का बनना जो स्वतः ही जी सके, आगे चल सके, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। तो इन चीजों का होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इस पर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, उन डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज भी दी। और उन थ्योरीज में से एक थ्योरी अगर हम देखी जाए आपकी गैलेक्सीज के बारे में, तो उसमें एक बिग बैंग थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये बहुत ही फेमस थ्योरी है, फेमस थ्योरी। और एग्जाम में भी इसके बारे में क्वेश्चन आता है बेसिकली कि ये थ्योरी दी किसने। तो ये जो थ्योरी दी थी, ये एक्चुअली इसका जो जॉर्ज लेमन तेरे नाम का एक साइंटिस्ट था, सबसे पहले तो उसी का नाम इसमें आता है। अगर ये साइंटिस्ट का नाम आपके एग्जाम में आएगा तो बिग बैंग थ्योरी किसने डेवलप करी या किसने दी, तो उसमें आप जॉर्ज लेमन तेरे साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे। तो ये इनका मेन साइंटिस्ट था, जॉर्ज लेमन तेरे। इसके अलावा 3 साइंटिस्ट और थे, एक का नाम था रॉबर्टसन, ठीक जी, एक का नाम था वॉकर और एक का नाम था फ्रीडमैन।
इन तीनों ने भी इस थ्योरी को डेवलप करने में बहुत मदद की थी, लेकिन इसका जो बेसिकली सारा श्रेय जाता है वो जॉर्ज लेमन तेरे को जाता है। इन्होंने ही इस पे सबसे ज्यादा काम किया था और इसके बारे में अपनी बुक भी लिखी थी। इन्होंने भी यही बताया कि जो फायर बॉल होती है उसने डिफरेंट उसके टूट जाने से डिफरेंट गैलेक्सी बनी, उन गैलेक्सीज में उनका अलग अलग इन्वायरमेंट बना और उस इन्वायरमेंट के कारण ही जीवन की शुरुआत हो सकी पृथ्वी पर। अब वो जो इन्वायरमेंट था वो क्या था? वो इन्वायरमेंट था ये कि जब ये गैलेक्सीज बनी इन पे डिफरेंट गैसेस का बनना स्टार्ट हुआ। वो गैसेस क्या थी? कंडेंस होती थी, कंडेंस फॉर्म में रहती थी वो गैसेस। कंडेंस गैस का मतलब संघनन गैस। ये संघनन गैस को क्या बोलते हैं? बादल, यानी कि ऐसा धुआं, ऐसा बादल जिसमें डिफरेंट गैसेस रहती थी। उन्हीं डिफरेंट गैसेस का आपस में टकराना, यानी कि इस कंडेंस फॉर्म में जो गैसेस प्रेजेंट थी उन गैसेस का आपस में टकराने की वजह से नए नए कंपाउंड्स का ओरिजिन हुआ, नए नए गैसेस का बनना स्टार्ट हुआ, नए नए एटम्स का बनना स्टार्ट हुआ। और वो सारी चीजें जब आपस में ऐसे टकराती थी तो उससे एक नए कंपाउंड का, यानी कि एक नए मॉलिक्यूल का या फिर एक नए एटम का निर्माण होता था। तो बेसिकली इसमें 3 एटम बहुत मुख्य रूप से पाए गए, वो मैं बता देता हूं आपको। एक था आपका कार्बन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। एक था आपका नाइट्रोजन, जिसको हम N से डिनोट करते हैं। एक था आपका हाइड्रोजन, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। ये 3 एटम ऐसे एटम थे जो इस गैसियस एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे। इन्हीं से मिलकर ही सारे मॉलिक्यूल्स बने और मॉलिक्यूल्स के बनने के साथ साथ नए नए कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स बने। तो जब इन गैसियस का मिक्सचर आपस में टकराता था, यानी कि कोलिजन करता था, कोलिजन मींस टकराना, कोलिजन करता था, तो उससे क्या है कि नई नई एटम्स और मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता था, मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता था। तो इसी तरह से एक और हमारा एटम बना जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे कि आज की डेट में हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट भी डिसाइड है, नाइट्रोजन का अमाउंट भी डिसाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी डिसाइड है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? ये किसी ना किसी चीज से जुड़े हुए रहते थे। जैसे कि आपका ऑक्सीजन है वो CO2 से जुड़कर बना होता था, CO कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बना होता था। तो इन सब चीजों से ही हमारे जुड़ के नए नए मॉलिक्यूल्स, एटम्स बने और इन एटम्स से बनने के बाद नए नए गैस का निर्माण हुआ। जैसे कि कार्बन का हाइड्रोजन से मिलना आपका बना CH4 यानी कि मीथेन, ठीक है। आपके नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से मिलकर बनना यानी कि NH3 जिसे हम बोलते हैं अमोनिया। तो इस तरह से हमारे फिर इन सिंगल कंपाउंड से आपके मॉलिक्यूल्स बनने लगे, जिन मॉलिक्यूल्स के अपने अलग अलग रहते थे। गैसेस फॉर्म में CH4 हुआ, आपका NH3 हुआ। इसी तरह से ये कंपाउंड्स का जुड़ने के बाद, क्योंकि ये एक कंपाउंड बनने के बाद जब आपके प्लैनेट पर आकर गिरते थे, ये क्या था? उस कंडेंसेशन में, मतलब उस संघनन गैसेस के बादल में, यानी जो बादल होता था उसके अंदर जितनी भी गैसेस होती थी उनके टकराव होने से एक बारिश होती थी। उस बारिश के साथ साथ जो बारिश होती थी उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आकर पृथ्वी पर गिरते थे। उस टाइम पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट था काफी गर्म था, यानी कि पृथ्वी की जो सरफेस थी उस सरफेस का जो टेम्परेचर था वो हाई टेम्परेचर रहता था। तो जैसे ही ये उस सरफेस से आगे टकराते थे तो हाई टेम्परेचर हो जाने की वजह से फिर ये ऊपर हवा में चले जाते थे और फिर उस कंडेंस यानी कि उस गैस के बादल में दोबारा पहुंच जाते थे। इसी तरह से क्या हुआ, जब ये गैसेस बादल से नीचे जमीन पर आकर गिरने लगी, पृथ्वी पर आकर गिरने लगी, तो पृथ्वी की सरफेस में गड्ढे बन गए और उन गड्ढों में इन गैसेस का रुकना स्टार्ट हो गया। और जब वो वहां पर रुकी रहती थी तो अदर एनवायरमेंटल गैसेस आके उनसे रिएक्ट करती थी और रिएक्ट करने के बाद एक नए मॉलिक्यूल का निर्माण होता था। तो वो कुछ मॉलिक्यूल भी है, उनके बारे में बता देता हूं मैं। तो ये जो, जैसे कि आप, मैं एक डायग्राम बनाकर समझा देता हूं आपको। ये क्या था? ये था संघनन बादल, यानी कि कंडेंसेशन फॉर्म ऑफ गैसेस। इसमें हमारी
कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये गैसेज इसमें रहती थी। जब ये गैसेज आपस में टकराने के बाद अर्थ पर आकर गिरती थी, अर्थ पर, तो अर्थ का क्या होता था, टेम्परेचर बहुत हाई रहता था। स्टार्टिंग टेम्परेचर इसका आप यकीन नहीं करोगे 5000 से लेके 10,000, ठीक है जी, सेल्सियस तक रहता था स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे इस पे गैसेज का इफेक्ट पड़ता गया, इसमें पृथ्वी में आपके गड्ढे बनते गए, उन गड्ढों में आकर इन गैसेज मॉलिक्यूल्स का रुकना स्टार्ट हुआ और उनसे क्या हुआ कि इसका जो टेम्परेचर था वो भी कम होने लगा। कम होते होते ये टेम्परेचर एक बहुत ही छोटे टेम्परेचर की ओर बढ़ने लगा। उस टेम्परेचर के बदलाव के कारण भी हमारी कुछ गैसेस, न्यू गैसेस बनी, कुछ हमारे न्यू मॉलिक्यूल्स बने। ये वो मॉलिक्यूल्स थे जो कि एक लिविंग बॉडी में होने बहुत जरूरी होते हैं, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के बिना हमारी बॉडी नहीं बन सकती। यानी कि अगर किसी लिविंग थिंग्स, यानी कि अगर किसी सजीव वस्तु की बात करी जाए तो अगर उसमें ये कंपाउंड्स आपके प्रेजेंट नहीं है तो वो सजीव नहीं होगी। तो वो मॉलिक्यूल्स कौन थे? वो ये थे, जिसमें एक आपका शुगर मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, एक आपका वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, जैसे शुगर यानी कि C12H नहीं C12H22O11 प्लस H2O इज इक्वल टू C12H24O12, यानी कि शुगर जो दो भागों में टूटती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका भी यही फॉर्मूला था C6H12O6, लेकिन इसके अंदर जो इसका क्रियात्मक समूह होता है वो अलग अलग होता है, जिस कारण इसका नाम ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज पड़ा। एक दूसरा मॉलिक्यूल हमारा वाटर, H2O, वाटर, यानी कि जीवन में जीने के लिए वाटर की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। एक ये बना। इसी के साथ साथ हमारे जितने भी कंपाउंड्स थे छोटे मोटे, अमोनिया कंपाउंड हुआ, आपका कार्बन कंपाउंड हुआ, आपके जितने भी फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड, ये सब लार्ज कार्बन चेन के कंपाउंड होते हैं, यानी कि इनकी अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड के साथ एक आपका सवाल मेरे याद आ गया है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी में कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है? तो उसका नाम है पाल्मेटिक एसिड। इसके अंदर 16 कार्बन्स होते हैं, ठीक है सर। तो इस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे बनने लगे और इन्हीं कंपाउंड्स के जुड़ने से एक चेन बनने लगी, यानी कि बिल्डिंग बनने लगी, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने लगे, यानी कि पॉलीमराइजेशन होने लगा, बहुलीकरण, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनना, इस पूरे प्रोसीजर को कहलाते हैं बहुलीकरण, यानी कि पॉलीमराइजेशन। ये क्या होता है जी? ये होता है कि जैसे आपका अगर हम प्रोटीन देखें, जो हमारे फैटी एसिड बन रहे थे, फैटी एसिड्स, ठीक है जी, हमारा वाटर बन रहा था, हमारा मीथेन बन रहा था, हमारा अमोनिया बन रहा था। ये क्या था? उस कंडेंसस गैस के इफेक्ट के, यानी टकराव के बाद जो बार बार आके अर्थ पे चीजें आती थी, उससे एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी चेंज होता था और नए कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन होता था। तो उसमें ये कुछ कंपाउंड्स थे, अमोनिया हो गया आपका, ठीक है, अमीनो एसिड्स हो गया, अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे कंपाउंड बने जिनके मिलने से एक नया कंपाउंड बनता है, एक मॉलिक्यूलर बेस्ट मॉलिक्यूलर स्टेज बनती है, जैसे कि अमीनो एसिड्स के मिलकर बनने से, यानी कि एक अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, इन सब के अमीनो एसिड से बनने से मिलता है आपको प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन जब बनता है तो प्रोटीन से बनती है सेल, यानी कि कोशिका, और इस कोशिका से मिलकर बनता है आपका शरीर, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब होता है टिश्यू,
और टिश्यू क्या बनाता है आपका शरीर यानी कि बॉडी। इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं आपको टिश्यूज के बारे में कि टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो इस तरह से चीजें चलती गई, प्रोटीन्स बनता रहा और आपकी सबसे पहली यूनिसेल्युलर एक सजीव लिविंग थिंग्स बनी जो केवल एक सिंगल सेल थी। सिंगल सेल थी इस तरह की, ठीक है, इस तरह की सिंगल सेल्स हुई आपकी, इस तरह की सिंगल सेल्स हुई। इन सेल्स में क्या होता था, जैसे कि मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अमीबा, यानी कि अमीबा की स्ट्रक्चर, AMBEA अमीबा, ठीक है। अमीबा क्या है, ये हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है। इस एक कोशिकीय जीव में आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस। आपको इसमें साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म, जिसे हम बेस ऑफ लाइफ बोलते हैं, बेस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का भौतिक आधार। और इसमें सबसे प्लस चीज जो थी वो ये थी गमन करने की शक्ति, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता, यानी कि मूवेबिलिटी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता। तो इस तरह से हमारा पहला एक कोशीय जीव मिला। और एक कोशिकीय जीव मिलने के बाद फिर को बहुत से साइंटिस्ट ऐसा है जिन्होंने कहा कि जो जीव हैं वो अपने आप को स्वतः ही बना लेते हैं, यानी कि अगर एक जीव से दूसरे जीव को बनाना जरूरत नहीं होता, और ये जो जीव होते हैं ये अपने आप को खुद ही बना लेते हैं। ऐसी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमारे चले जिसमें कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं, अपनी अपनी धारणाएं दी, और उसमें एक सबसे फेमस जो आता है वो ये आता है आपका पास्चर वाला एक्सपेरिमेंट, पास्चर, लुईस पास्चर। ये क्या था, इन्होंने क्या करा था पास्चर जी ने, इन्होंने इसी चीज को कि जो कुछ चीज होती है अगर वो खुली एनवायरनमेंट में है तो क्या वो अपने अंदर से नए जीवों को जन्म दे सकती है, या फिर जैसे कि धारणाएं थी कि कुछ चीजें, ये जो जीवन है ये अपना आप ही बन जाता है, इसमें किसी दूसरी चीज का इंटरफेयर नहीं होता। तो इन सब की परिकल्पनाओं को देखने के लिए लुईस पास्चर ने डिफरेंट आपके एक्सपेरिमेंट करे। वो 3 एक्सपेरिमेंट थे। उन्होंने क्या करा, 3 जार लिए, जिसमें एक जार को इस तरह की कंडीशन में डाला, ठीक है, और एक जार को आपका इस तरह की कंडीशन में डाला। और इस 3 जार में इसमें क्या करा, जो पहला जार था इसमें एक मांस का टुकड़ा डाल दिया, और इसमें भी एक मांस का टुकड़ा डाल दिया, और इसमें भी एक मांस का टुकड़ा डाल दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो इन्वायरमेंटल गैसेस थी, क्योंकि इनकी जो थी मुड़ी हुई नली थी, मुड़ी हुई नली के कारण जो इन्वायरमेंटल गैसेस थी उसमें जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल या फिर प्रेजेंट छोटे छोटे माइक्रोब्स थे वो अंदर तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो हमारा खुला हुआ था, यानी कि जो उन्होंने एक खुला हुआ बीकर टाइप का रखा, उसमें भी एक मांस का टुकड़ा था, और एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाने से, एयर का कांटेक्ट डायरेक्ट हो जाने से इसके अंदर जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हमेशा एक जीव दूसरे जीव को, मतलब अब जीवन जो है अपने आप नहीं बन सकता, अगर कहीं पर माइक्रोब्स बन रहे हैं, जीवाणु बन रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई सोर्स जरूर चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने अपने बेस्ट एग्जांपल दिया था, मुड़ी हुई नली का उन्होंने एक बीकर लिया था, उसमें उन्होंने अपना मांस का टुकड़ा रखा, उसमें क्या है एयर मॉलिक्यूल नहीं गए, तो उसमें कोई भी अलग पैरासाइट नहीं बना, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स नहीं बना। लेकिन जो टूटा हुआ था उसमें एयर गई, एयर के साथ साथ दूसरे जीवाणु गैसेस फॉर्म गए, जिसकी वजह से उस मांस के टुकड़े पर माइक्रोब्स का जनरेट हो गया, ठीक है जी। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं, ये थी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि जीवन कैसे बनता है। तो इससे ये भी सिद्ध हो गया कि जो जीवन है हमारा वो अपने आप नहीं बनता, उसके लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है, उन फैक्टर्स के आधार पर ही आपका जीवन आगे चलता है। तो अब हम देखेंगे वायरस। वायरस क्या होता, वायरस एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। वायरस वायरस एक निर्जीव और सजीव दोनों स्थिति रखने वाला माइक्रोब्स होता है, दोनों स्थिति रखने वाला माइक्रोब्स होता है, वाले माइक्रोब्स होते हैं।
इसके बारे में आपको मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा, वरना तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए आज हमने केवल ये देखा कॉस्मोलॉजी और ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन और जीवन कैसे बना। तो प्लीज चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, व्यू एंड कमेंट्स। थैंक यू।